स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। मैं हूं हेमंत घई। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी बड़ी खबरें हैं जिसका असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आज नए शिखर छूने के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। कई दिनों से इंतजार था 9,700 के लेवल का और वो हासिल हुआ। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। IT छोड़ दीजिए तो बाकी सारे सेक्टर्स में देखिए आज कमजोरी देखने को मिल रही है और कई दिनों की तेजी के बाद आज मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट है। यूरोप के बाजार कमजोर खुले हैं। लंदन में इलेक्शंस के चलते थोड़ी चिंता बनी हुई है। ECB की जो बैठक है वो बृहस्पतिवार को होने वाली है, उसको लेकर असमंजस है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसके चलते थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 9,650 के आसपास इस समय निफ्टी स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंसोलिडेशन एक अच्छी तेजी के बाद यही कहा जाएगा। कहाँ पर सबसे अच्छी रैली देखने को मिल रही है? देखिए, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। हर रोज नए नए सेक्टर्स बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं और आज बारी थी IT सेक्टर की। HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, आप नाम लीजिए IT कंपनी का और वो सब के सब ऊपर कारोबार करती हुई। इवन मिड कैप IT देखिए, हेक्सावेयर, एम्फेसिस, मैस्टेक जैसी कंपनियां परसिस्टेंट देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रही हैं। और जब यूरोप में चिंता हो, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े ढीले हों, हम देखते हैं टाटा मोटर्स में गिरावट देखी जाती है। आज भी वैसा ही देखा जा रहा है। टाटा मोटर्स का DBR दोनों ही सुस्त हैं। ONGC में प्रेशर है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी एक बहुत अच्छी रैली देखी जा चुकी है और अब कल RBI की पॉलिसी से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस है नहीं। हम आपको बताएंगे CNBC आवाज़ ने जो पोल कराया उसमें क्या निकल कर आया। आशीष वो हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे। लेकिन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज थोड़ा ठंडा कारोबार कर रहा है। ITC ये एक हैवी वेट है जिसने बाजार को अच्छा सहारा दिया पिछले कुछ दिनों में और आज भी ये थोड़ी सी कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ। तो FMCG पैक अगर नीचे है तो उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट ITC ही है। सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक तो आप देखिए अडानी एंटरप्राइजेज है FNO में, और फ्यूचर रिटेल भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। जनरली हाउसरी कंपनीज मानसून के समय अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं, तो आज देखिए चाहे वो दिग्गज कंपनी हो, रूपा जैसी, या फिर दूसरी कंपनियां भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रही हैं। मजबूती के साथ MBL इंफ्रा में आज कारोबार हो रहा है। टाटा एलेक्सी एक और FNO में देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है। इवन मुंजाल शोवा में भी अच्छा तेजी देखने को मिल रही है और कमजोरी देखने को मिल रही है GSFC में, ये FNO का काउंटर है, और आरकॉम में भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। कुछ और कमज़ोर नाम हब टाउन जैसे देखिए कमज़ोर है। भारत वायर रोप्स IPO के समय से लगातार कमजोरी दिखा रहा है। ये स्टॉक आज भी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। एक सेक्टर जिसने कल बाजार को संभाला था, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, वो है ज्वेलरी सेक्टर। लेकिन आज देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हवा निकलती हुई इस सेक्टर की, क्योंकि खबरें आई हैं कि 24 कैरेट ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है कि रोक लगा दी जाए। इसीलिए देखिए टाइटन, TBZ, PC ज्वेलर्स, गीतांजलि, थंगामाइल ज्वेलरी, ये सारे के सारे स्टॉक कल की तेजी के बाद आज थोड़े से करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पेनेशिया बायोटेक जैसे स्टॉक्स में अचानक से देखिए बिना किसी खबर के आज 14% की तेजी देखने को मिले। तो ये सब है बजिंग स्टॉक्स जिनका बात हमने करी। लेकिन अब बारी है फियर एंड ग्रीड मीटर देखने की। देखिए, कल बाजार में ज़्यादातर लोग बुलिश थे तो 61 पर जाकर इसने समाप्ति दी और आज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और इस समय हम दिन के निचले स्तर पर फिसल गए हैं। तो ये फियर एंड ग्रीड मीटर दिखा रहा है कि लोग थोड़े से कॉशियस हैं इस समय। 46 पर ये इस समय कारोबार करता हुआ। और सीमेंट शेयरों को मत भूलिए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि सीमेंट कंपनियों ने अब दाम घटाना शुरू किए हैं सरकार के हस्तक्षेप के बाद, और ये बाजार को जनरली पसंद नहीं आता। और इसीलिए देखिए आप, चाहे वो ACC हो, अंबुजा हो, ग्रासिम हो, अल्ट्राटेक हो, ये सब दिन के निचले स्तर पर इस समय कारोबार करते हुए। तो एक पॉकेट जिस पर तेजी से असर पड़ा है वो दरअसल सीमेंट कंपनियां हैं, दबाव के साथ कारोबार करती हुई ये आपको इस समय दिख रही हैं। पेज इंडस्ट्रीज देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। IGL यहाँ पर एक बड़ा अपग्रेड आया है ब्रोकरेज हाउस का, यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। वी-गार्ड कल सेकेंड हाफ में देखिए 5-6% दौड़ लगा रहा था और आज भी स्टेबल है। तो कई दिनों की कमजोरी के बाद ये शेयर थोड़ा सा आज सुधरता हुआ। और कुछ प्राइवेट बैंक संभलने की कोशिश कर रहे हैं। RBL बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिल रही है। गौरव, मेरा सवाल है आपसे, IT सेक्टर पर जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन इस सेक्टर ने दिखाया है, क्या लगता है ये मोमेंटम 1-2 दिन चलने वाला है या फिर आज उछल गया, कल का पता नहीं?
मुझे यही लग रहा है कि क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास, चाहे हम विप्रो की बात करें, चाहे इन्फी की बात करें, या चाहे टीसीएस की बात करें, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर थोड़ी अनवाइंडिंग आ सकती है। तो एक दिन और रुकना चाहिए। अगर इस स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर और पोजिशंस में देखे जा रहे हैं, तब यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस कर सकते हैं। अदरवाइज एक थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर इस पर देखने मिल सकते हैं। तो ये है राय आईटी पैक पर। अच्छा, रियल एस्टेट पैक ये काफ़ी तेज़ी से कल उछल रहा था और देखिए आज सुबह सुबह ठंडा होता हुआ नजर आया। अब एक्सपेक्टेशंस तो पॉलिसी से कुछ खास है नहीं। अच्छी बात यह है कि कुछ ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अच्छा हो ऐसी कुछ उम्मीदें नहीं, यानी ब्याज दरें घटें ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, HDIL आज थोड़े वीक हैं। आप देखिए इस पैक में सबसे ज़्यादा कमज़ोर, गौरव आपको क्या लगता है? इसमें मैं कहूँगा अगर किसी को पोजीशंस बनानी है तो फिर एक DLF वीक लग रहा है। यहाँ पे क्रूशल सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक थोड़ा और पॉसिबिलिटी है कि एक बार 168 165 के लेवल से एक बार टेस्ट कर सके, तो ये थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए। DLF फिनो के बैन में था, तो अब देखना होगा आज ये बैन से बाहर आता है या नहीं, लेकिन बाकी स्टॉक्स देखिए कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा आप पिडीलाइट, इस पर एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की आज सुबह रिपोर्ट आई थी। शेयर सुबह सुबह तो अच्छा हरकत दिखा रहा था, अब थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह की पोजीशंस बनी है और इस पर क्या राय है? ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ा जब हमने सुबह उस रिपोर्ट का जिक्र किया था। मेरे हिसाब से इसको एक फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा और वेट करना चाहिए। 700 से करीब थोड़ा इसमें इंटरेस्टिंग मूव आ सकता है, तो 70 के करीब बाय कीजिए। इसमें अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने थे। ऊपरी लेवल्स पे अनवाइंडिंग का प्रेशर काफ़ी इस पे एक्सपेक्टेड था और वैसा ही हुआ भी है। और अगर निफ्टी थोड़ी भी और कंसोलिडेट अगर करती है, करेक्ट भी अगर करती है थोड़ी बहुत भी, तो मुझे लगता है फिर इसमें थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो रिस्क थोड़ा यहाँ पर लुक्रेटिव नहीं है। थोड़ा नीचे का लेवल का अगर आप वेट करते हैं बाय करने के लिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, अडानी, ये शायद आप सलाह भी दे रहे हैं खरीदारी करने की, बताइए इसके बारे में। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें ना आप? हाँ जी, अडानी एंटरप्राइजेस आप कह रहे थे खरीदारी करिए, आपने अपना हम लोगों को रिकमेंडेशंस भी भेजा था। ये जी जी बिल्कुल, इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने हैं और 125 का कॉल ऑप्शन काफ़ी अधिक मात्रा में सेलिंग प्रेशर था। अगर आप ये सीरीज नहीं कह रहा हूँ, पिछले 2 या 3 सीरीज में अगर आप देखेंगे 125 का रिवर्सल पॉइंट था, काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग हुआ करती थी 125 के आसपास। आज इसकी क्लोजिंग है जो अभी फिलहाल तो लग रहा है 125 के ऊपर रहेगी, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 132 135 का है। तो मेरे हिसाब से आप अडानी एंटरप्राइज बाय कर सकते हैं। 124 123 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 2 रुपये का, और ऊपर में आपको एक बार 132 से 135 मिल सकते हैं। ओके, चलिए, अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर तेजी करने की राय निकल कर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते आते देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं। जीएसटी पर अधिकारियों से मिशन मोड में काम करने की को कहा है। तो साफ तौर पर जीएसटी अगले महीने से 1 तारीख से लागू होना है और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हुए कि अधिकारी लोग जो हैं, जो जिनके ऊपर बेड़ा है, इसको इम्प्लीमेंट करने का वो मिशन मोड में, यानी तेज़ी से चुस्ती से काम करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। चलिए लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 नए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दलजीत सिंह कोहली साथ जुड़ेंगे, रजत बोस जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही कल आने वाली आरबीआई की पॉलिसी पर क्या पोल है ये तो हम आपको बताएंगे ही, बैंकर्स की राय भी देंगे। यूनाइटेड बैंक के MD पवन कुमार बजाज साहब जुड़ेंगे और कोटक सिक्योरिटीज़ के अनिंद बनर्जी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये सब एक्शन होने वाला है ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। सॉन्ग नीचे, इस समय सेंसेक्स है 9640 के आसपास, निफ्टी कारोबार कर रहा है और मिड कैप्स भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए। आरबीआई की 2 दिनों की, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक का सिलसिला है वो आज शुरू हो चुका है और इस बैठक से कुछ खास इस बार एक्सपेक्टेशंस नहीं है। फिर भी CNBC आवाज ने एक पोल कराया और जानने की कोशिश करी कि बाजार के पार्टिसिपेंट्स, बैंकर्स क्या मान रहे हैं। मेरे सहयोगी आशीष वर्मा ने पोल कंडक्ट किया और अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए आशीष, बैंकर्स का क्या कहना है? जी हाँ, देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू हो चुकी है और कल दोपहर हमें उसका आउटकम नजर आएगा। लेकिन उससे पहले CNBC आवाज ने तमाम दिग्गज बैंकर्स के बीच में एक पोल कराया, यह जानने के लिए कि कल का लाइकली आउटकम क्या हो सकता है। हमारा सबसे पहला सवाल था
कि क्या कल दरों में, रेपो रेट में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। पूरे के पूरे पोल पार्टिसिपेंट, सारे बैंकर्स मानते हैं कल कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि एक स्टेटस क्वो पॉलिसी आपको नजर आएगी। दरअसल उम्मीदें जाग गई थी जब Q1 का जीडीपी ठंडा होता हुआ नजर आया था। साथ साथ आपको याद होगा जनवरी से अप्रैल के पीरियड में इन्फ्लेशन जो टारगेट से उससे कम इन्फ्लेशन देखने को मिला है। पर मॉनसून की प्रोग्रेस, पर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को देखने के लिए आरबीआई शायद कहा जा रहा है कल साइडलाइंस में बैठे कोई दरों में बदलाव ना करे। फिर हमारा अगला सवाल ऑब्वियस था कि अगर कल दरें नहीं घटने वाली हैं तो बाकी के कैलेंडर ईयर 2017 यानी कि आधा साल अभी भी बचा हुआ है इस साल का, क्या कोई बदलाव होगा? केवल 30% इस समय पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं कि शायद अभी 1/4% के आसपास की कटौती आपको बचे हुए साल देखने को मिलेगी, लेकिन 70% मानते हैं कि अब पॉलिसी रेट्स में कोई छेड़छाड़, कोई बदलाव नहीं होगा। पर ध्यान रखें, कल की पॉलिसी की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या आरबीआई कुछ रूम छोड़ता है? कई लोग मानते हो कमेंट्री अगर हल्की सी डविश होती हुई नजर आई तो शायद अगस्त में दरें कटौती पॉसिबल हो सकती है। हमारा तीसरा सवाल था तमाम बैंकर से कि अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा तो क्या सीआरआर में कोई बदलाव होगा? और यहां पे भी 100% बैंकर्स मानते हैं सीआरआर जो 4% पे फिलहाल खड़ा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आखिरी सवाल था इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर। फाइनेंशियल ईयर 2018 का जो पहला हाफ है उसके लिए आरबीआई ने पिछली बार कहा था 4.5% की महंगाई वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने पूछा कि इसमें कोई बदलाव होगा। 60% मानते हैं कि 4.5% जो अब तक का टारगेट रखा गया उसे रिड्यूस करके 4% कर दिया जाएगा शायद, और 40% मानते हैं नहीं, उस टारगेट में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो कल एक स्टेटस क्वो पॉलिसी लार्जली एक्सपेक्टेड है, यानी कि ब्याज दरों में कल कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कमेंट्री बेहद इंपॉर्टेंट होगी और फिंगर्स क्रॉस्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल कोई सरप्राइज दे दे गवर्नर साहब या फिर ये एमपीसी। बिल्कुल, तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो कमेटी बनाई है वो वोट करती है और अब वोट करने के बाद देखना होगा कल ब्याज दरें कटती है नहीं। उम्मीद तो, अनुमान तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन बैंकर्स को क्या कुछ उम्मीद है इस पर बात करते हैं। यूनाइटेड बैंक के एमडी पवन कुमार बजाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट करेंसी एंड डेरिवेटिव्स अनिंद्य बनर्जी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहले मैं पवन कुमार बजाज साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कुछ उम्मीद है और क्या सही में जरूरत है ब्याज दर घटने की इस समय? जैसा कि आपने अभी बैंकर्स पोल किया है तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कल की पॉलिसी में कोई रेट में बदलाव होगा। तो मुझे लगता है कि अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, बट उसके बाद क्या स्टेटमेंट देते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका अगला क्वेश्चन ये था कि रेट कट होना चाहिए, तो मार्केट तो पहले तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आरबीआई को रेट कट करना चाहिए, क्योंकि एक तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है और जो लास्ट जीडीपी डेटा आया है वो मीन्स उम्मीद से कम आया है, 6.1% के आसपास आया है। तो उसको देखते हुए लगता था कि 25 बेसिस पॉइंट कट करना चाहिए, क्योंकि बट अभी 1 जुलाई से जीएसटी रोल आउट होने वाला है। मुझे लगता है कि मार्केट उसे भी देखेगी और आरबीआई भी उसको देखना चाहेगा और हो सकता है कि अगस्त में कुछ चांस बने रेट कट करने का। चलिए, तो अगस्त में हो सकता है ब्याज दरें घटे, अभी नहीं, और इसके संकेत हो सकता है अभी की पॉलिसी में आपको देखने को मिले, जैसा कि आशीष अपने पोल में बता रहे थे। बनर्जी साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नमस्कार। हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट में तो कोई कट नहीं होगा और आउटलुक आरबीआई का जो था पहले का न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस वो कंटिन्यू रहेगा इस पॉलिसी में भी, क्योंकि एक तरफ ग्रोथ उम्मीद से तो कम आया है जो जैन मार्च क्वार्टर का जीडीपी नंबर्स है, बट हम लोग जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ट्रैक करते हैं उसमें हम लोग अप्रैल और मई मंथ में हम लोग को एक इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेंड दिखा गया है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, और उसके हिसाब से हम लोग को लगता है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो स्लो डाउन आया था इकोनॉमी में जो एक्सपेक्टेड था वो धीरे धीरे आने वाले महीनों में वो एक्चुअली चला जाएगा। और तो आरबीआई को अभी पैनिक करके रेट कट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। बजाज साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसका झटका लगा तो जीडीपी की जो दर है उसमें दिखा साफ तौर पर असर है,
क्यों ना आरबीआई को रेट कट कर देना चाहिए। और ये सरकार की कुछ लोग मानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप एक अलग तरीके से बना दिया गया है दिल्ली में, जो देख रहा है कि आरबीआई किस तरह से कामकाज कर रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरह से कामकाज कर रही है। मैं, क्योंकि आप बैंकर हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि आप ज़मीनी हकीकत है, लोग क्या कर्ज लेने के लिए आगे आ रहे हैं इन दरों पर, या फिर लोग इंतज़ार कर रहे हैं ब्याज दरें थोड़ी और घट जाएं? ग्राउंड रियलिटी क्या है दरअसल? अभी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्रेडिट ऑफटेक ज़्यादा नहीं है, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, कैपेक्स की कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, ओनली रीफाइनेंस प्रपोजल अवेलेबल है। अगर आप रिटेल क्रेडिट की देखेंगे, यस, उसमें क्योंकि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन सभी बैंकों ने MCLR काफ़ी कम कर दिया था और उसके बाद रिटेल क्रेडिट में ग्रोथ जरूर रही है, पर्टिकुलरली अफोर्डेबल हाउसिंग, कार लोन्स में, और वो अभी भी मीन्स अगर आप देखेंगे तो उसमें डिमांड ठीक है। ओनली प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट लोन में, तो वो बेसिकली ना कि रेट की वजह से बल्कि कैपेक्स में कोई फर्दर अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, उसकी वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि अगर रेट कट नहीं भी हो तो पर्टिकुलरली क्रेडिट ऑफटेक रिटेल सेगमेंट में वो ठीक ठाक रहेगा। बिल्कुल। अच्छा बनर्जी साहब, पूरे साल के लिए आप किस अनुमान के साथ चल रहे हैं? आपको लगता है कि बस इस पूरे बचे हुए साल में 25 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है या ज़्यादा उम्मीद है आपको? हम लोग के हिसाब से अभी हम लोग कोई रेट कट का उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बट दो फैक्टर्स को हम लोग वॉच करेंगे जो कैन चेंज द आउटलुक। एक चीज़ है जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा चीज़ है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। नाउ जीएसटी, ये एक्सपेक्टेशन है कि इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑन द इकोनॉमी इनिशियली जो एक्सपेक्टेड है, वो एक क्वार्टर तक उसका इम्पैक्ट रहेगा, बट इन केस वो अगर ज़्यादा वो प्रोलॉन्ग होता है तो हो सकता है तब आरबीआई इंटरवीन करे और इंटरेस्ट रेट्स को घटाए। तो वो एक कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर ऑयल प्राइस में वापस कोलैप्स आता है, लेट्स से बिलो $40, तो उस टाइम में भी काफ़ी एक रूम बनेगा टू कट रेट्स। बट अदरवाइज हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी हैव बॉटम्ड आउट। चलिए, तो एक बात अच्छी दिख रही है, ये है कि होप्स इस बार नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए तो फिर क्या कहने, लेकिन अनुमान तो दरअसल है नहीं कि ब्याज दरें कल घटें। 2:30 बजे के आसपास ये आउटकम निकल कर आएगा, तब हम आपके सामने फिर से अपने एक्सपर्ट्स को रखेंगे, बैंकर्स को रखेंगे। लेकिन आज बजाज साहब, बनर्जी साहब, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ पर आकर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। और देखिए, हरकत काफ़ी सारे सेक्टर्स में देखने को मिल रही है। एक सेक्टर जो ज़्यादातर समय 10 में से 8 दिन अच्छा प्रदर्शन दिखाता है वो टायर सेक्टर है। फिर से देखिए दौड़ लगा रहा है। सीएट, अपोलो, जेके टायर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। चलिए कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं इस सेक्टर पर उनका क्या व्यू है। इंडियन निवेश सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड दलजीत सिंह कोहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोहली साहब, ये टायर सेक्टर में इतनी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, नंबर्स तो कमज़ोर आते हैं लेकिन उसके बाद ये शेयर भागने लगते हैं। कैसे देखते हैं आप इस मूव को? कोहली साहब तक लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। कोई बात नहीं, उनको वापस से जोड़ेंगे। और यही सवाल मेरा रजत बोस जी से है। रजतबोस.com के रजत बोस जी भी जुड़ चुके हैं कोलकाता से। रजत, हाय, गुड आफ्टरनून। बताइए, टायर शेयरों में ये तेज़ी देखने को मिल रही है, आपको क्या पसंद है? लगता नहीं उन तक भी आवाज़ पहुंच पा रही। चलिए, तो एक काम कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में दोनों ही एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे ऑडियो दुरुस्त करेंगे और फिर से हाजिर होंगे। टायर सेक्टर पर नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। मिड कैप्स देखिए थोड़ा सा रिकवर करते हुए 0.5% अब नीचे हैं। कुछ देर पहले करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही थी। और टायर सेक्टर देखिए ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। एक्सपर्ट से पूछते हैं उनको इस सेक्टर में क्या सबसे अच्छा लगता है। दलजीत सिंह कोहली साहब और रजत बोस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। रजत जी बताइए, अच्छी तेज़ी बन रही है, मोमेंटम में कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है?
देखिए, टायर में 4 स्टॉक्स जो मैं ट्रैक करता हूँ, एमआरएफ, सियाट, अपोलो और बालकृष्ण। बालकृष्ण जबकि थोड़ी सी अलग टाइप का टायर स्टॉक है, इसमें तीनों नया हाई बनाया और शायद अपोलो बनाते जा रहे हैं। अभी अपोलो भी बना चुका है, नया हाई बना दिया है। तो इसमें मोमेंटम अभी बरकरार है। जो ऑलरेडी खरीद कर चुके हैं वो तो बने रहे, और जो नया खरीद रहे, जैसा कि मान लीजिए अभी आप सियाट खरीद रहे तो अभी इस लेवल पे हम जून फ्यूचर का बता रहे हैं 1868 इसी के आसपास खरीद रहे तो आपको 1840 के पहले कोई स्टॉप नहीं बनेगा। बालकृष्ण 1612 में खरीदेंगे तो 1595 के नीचे आपका कोई स्टॉप नहीं होगा, लेकिन ऊपर में अभी ये तो नया हाई में जा रहा है, कहीं कोई भी कुछ भी टारगेट बन सकता है। ये जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड बरकरार है। बालकृष्ण में अप ट्रेंड बरकरार दिख रहा है। सियाट में फ्रेश जो मोमेंटम लेके ऊपर की तरफ भाग रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और अपोलो अभी स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। कुछ देर पहले एमआरएफ, बालकृष्ण और सियाट ने फ्यूचर्स में काफ़ी बाइंग दिखा था। अभी अपोलो टायर्स में भी कुछ बाइंग हो रहा है, बट मेरा चॉइस इसमें सियाट ही होगा। ओके, तो सीएट पसंद है रजत जी को। फंडामेंटल्स कैसे इस सेक्टर के, दलजीत जी बताइए। सरकार से तो ये कंपनियां काफ़ी गुहार लगा चुकी हैं कि मुश्किल में है, एंटी डंपिंग लगाई जाए, अब तक तो आया नहीं है वो फैसला, और नतीजे थोड़े से ढीले रहे हैं इस बार के, मैं देख रहा था। आपको कैसी लगती हैं कंपनियां? जी, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट नतीजे थोड़े नहीं, काफ़ी ख़राब रहे हैं। पिछले 7-8 क्वार्टर की जितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी वो सारी रीट्रेस हो गई, और हमने देखा कि मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 8 या 10 क्वार्टर पहले के जो लेवल के मार्जिन्स थे वो लेवल पे पहुंच गए। अगर हम पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से भी अगर इनको एनालॉगी ड्रॉ करें तो जब भी रबर के प्राइसेस 145, 150, 60 के बीच में जाते हैं तो इन सब कंपनियों के ऊपर, ये मार्जिन्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। अभी इतने ख़राब नंबर्स देने के बाद भी एक्चुअली नंबर्स के बाद स्टॉक्स उसके काफ़ी बाद चले हैं। तो आई थिंक उसमें जो एक न्यूज़ ने काम किया वो ये कि ये सब कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया है। हालांकि वो थोड़ा मिसनॉमर है, क्योंकि जो प्राइस हाइक लिया है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, छोटे छोटे पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए लिया है, ना कि एंटायर कंपनी के लिए लिया है। जहाँ से मेजर जो रेवेन्यू आता है उस सेगमेंट में एक्चुअली ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है। तो आई थिंक ये स्टॉक्स अपने फंडामेंटल से आगे चल रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज अभी हम कंफर्टेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो फ्रेश एंट्री तो शायद नहीं होगी। जहाँ तक विद इन द स्पेस हमें पसंद है तो बालकृष्णा और टीवीएस श्री चक्रा, ये 2 स्टॉक्स हमें पसंद रहे हैं हमेशा से, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल। बट दोनों में भी अभी एंट्री हम अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं। तो जिनके पास है उनको हमारी राय होगी कि रखें, पर जिनको नया लेना है उनको मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए करेक्शन का। बिल्कुल, चलिए तो जिनके पास है वो होल्ड करिए। रूमर्स आते रहते हैं कि कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। अभी तक तो ये रूमर्स ही हैं, अभी तक जानकारी हमें हाथ नहीं लगी है कि कल की कैबिनेट की बैठक में दरअसल कोई पॉजिटिव खबर इस सेक्टर के लिए एंटी डंपिंग से रिलेटेड आने वाली है, नहीं आने वाली है। लेकिन रूमर्स के चलते देखिए इन शेयरों में अचानक से तेजी देखने को मिल रही है। सारे के सारे स्टॉक्स देखिए कमज़ोर बाजार में उच्चतम स्तर पर कारोबार करते हुए। तो ये है वो एक्शन ना। हमारा देखिए 600-700 रुपये दौड़ लगा चुका है, अब 70,000 के करीब का शेयर भी है। बहरहाल एक और सेक्टर जो दलजीत जी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है 2 दिनों से, हाउसिंग सेक्टर है। आप देखिए पेज इंडस्ट्रीज अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, रूपा, लवेबल लॉन्ड्रीज जैसे स्टॉक्स चल रहे हैं। इस सेगमेंट को आपने किस तरह से रीड किया? जीएसटी के लिए मैं देख रहा था कुछ पॉजिटिव खबरें आई थी इनमें से कुछ कंपनियों के लिए। कोई शेयर इस सेगमेंट में पसंद है आपको? जी हाँ, देखिए जीएसटी का भले ही इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी में एज अ रूल गवर्नमेंट ने ये रखा है कि इक्विवेलेंस प्रिंसिपल लगाएंगे, मतलब जो आप पहले टैक्स देते थे लगभग उतना ही देंगे। तो वो शायद 1-2% ऊपर नीचे से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा। बट जो जीएसटी का नेट इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अब रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मीनिंग कि जो बहुत दिनों से हम लोग जो बात कर रहे थे कि मूवमेंट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो उसका जो बेनिफिट है वो ये सब कंपनियों को मिलना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि ये लगभग सभी कंपनियां बेनिफिशियरी हैं, जितनी भी हॉइजरी की कंपनियां हैं। प्लस हम देखेंगे कि पहले अगर आप देखें इनके बिजनेस मॉडल में, चाहे वो रूपा एंड कंपनी हो, लक्स इंडस्ट्रीज़ हो, ये सबके पास में 4-4, 5-5 सब्सिडरीज़ हैं।
क्योंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हिसाब से या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरीके की थी कि कंसोलिडेटेड एंटिटी को बहुत इनकरेज नहीं करते थे। जीएसटी आने के बाद उनका सबका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, मीनिंग कि स्लोली एंड स्टेडीली वो सब सब्सिडरीज को इस मेन कंपनी में आना ही पड़ेगा। तो आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद वो ये सब कंपनी हम देखेंगे कि एक कंसोलिडेटेड एंटिटी में काफ़ी बड़े हो जाएंगे। प्लस इनको जो बेनिफिट मिलेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का फिर गैप नहीं रहेगा। तो अगर आप जो चीज़ बाजार में खरीदने जाते हैं, आपको कोई ब्रांडेड अगर 100 रुपये की दे रहा है और अनब्रांडेड 90 रुपीज़ की देगा, तो आई थिंक आप प्रेफर करेंगे कि 100 वाली लें, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जीएसटी का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, टैक्सेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे नहीं लगता है कि होगा, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत होगा। तो उसमें ये सभी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, चाहे हॉजरी की कह लें, चाहे और बाकी कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, सभी में मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिट होना चाहिए और वही मार्केट प्ले कर रहा है। बिल्कुल, चलिए तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखिए और नज़र होनी चाहिए आपकी निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है इस पर। जी हाँ, हम आपको हर रोज़ बताते हैं 3 बजे निफ्टी के कॉल्स। निशांत जैन जी ने कहा है कि तेज़ी करिए, 1 से 2 दिन में उनको लगता है कि 9680 तक जा सकता है, 9620 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आशुतोष सरना मैक्स ग्रोथ कैपिटल के ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए। 9700 आज छुआ ज़रूर है, देखिए इसके बाद उनके टारगेट्स हैं 9740 के। 9620 का एक स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए। रजत बोस भी हमारे साथ हैं। रजत जी बताइए, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? ये हेमंत, एक चीज़ के ऊपर आपको दृष्टि आकर्षण करना चाहूँगा, वो ये है कि निफ्टी 500 में अभी 197 स्टॉक 1% से नीचे चल रहा है, और जबकि निफ्टी 500 का 1% के ऊपर चल रहा है, वो 70 से भी कम है। तो ऐसा दिनों में ये एक वीकनेस का नज़रिया दे रहा है, और मुझको ये लगा कि 9634 जो कि आज का लो है, वो काफ़ी क्रिटिकल लो है। वो लेवल एक क्रिटिकल सपोर्ट, उसके नीचे अगर चला जाए और वो आज जाए या कल जाए तो एक बार बेचना चाहिए। 9580 का टेस्ट होने की अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, वो टूटने से फिर 9550 भी देख सकता है। इसके नीचे अगर जाए, जब भी जाए तो आप बेचिए, और 9655 के ऊपर में स्टॉप लगाएंगे। सिर्फ 20-21 पॉइंट का स्टॉप रहेगा और आपको नीचे 45 से 75 पॉइंट नीचे मिल सकता है। तो एक बार बेच के ही खेलने का सलाह दूंगा, लेकिन 9634 के नीचे। बिल्कुल, तो आज का लो 9634 के नीचे जाए तो फिर आप और बाजार कमज़ोर हो जाएगा। powermywealth.com के CEO संदीप वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए निफ्टी पर ट्रेड क्या लेंगे इस समय आप? हेमंत, आफ्टरनून ये लेवल पे थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हमने करेक्शन देखा है, बट 9630 9600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं बाय करके चलने की सलाह दूंगा। एक 9580 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे अपसाइड में 9730 9750 ये लेवल्स वापस आते हुए दिखते हैं। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करने की राय है हमारे एक्सपर्ट वागले साहब की। लेकिन एक सेक्टर जो दरअसल आज बाजार की मदद कर रहा है और काफ़ी दिनों बाद मदद कर रहा है, दलजीत जी, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, सारे के सारे मजबूत हैं। बड़े दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। कोई खास कारण क्या? वैल्यूएशन सस्ते हो गए इसलिए यहाँ पर लोग पैसा डाल रहे हैं? आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर को, और कुछ पसंद है क्या? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है जो सेक्टर में व्यू चेंज हो जाएगा। जो ये सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं वो सब बनी रहेंगी, वो अभी भी बनी हुई हैं। जो हमें डिमांड डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, री स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है। जो पहले हम खाली बॉडी शॉपिंग की तरीके से काम करते थे, अभी उसके बदले में आपको बहुत कुछ दूसरा वैल्यू एडिशन करके दिखाना पड़ेगा। तो ये जो बिज़नेस मॉडल में चेंज हो रहा है, आई थिंक वहाँ पर कोई तब्दीली पिछले 2-4 दिन में ऐसी नहीं हुई है जिससे कि स्टॉक में कोई वारंटी आए कि आप अब खरीदिए। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, वो पिछले 4-6 महीने से इसी तरीके की वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। आज के रीज़न कुछ टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कुछ वो TCS में बातें चल रही हैं कि रिटेल को जो बाईबैक हुआ उसमें काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, तो शायद अगर वो होलसेल में भी वैसा मिल गया तो जो शॉर्ट कवरिंग है उसकी वजह से चल सकता है। बट वो सब टेम्परेरी इश्यूज़ हैं। हमारा मानना है कि अभी अगर IT में आपको जाना है तो वैल्यूएशन डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल है, और आपको व्यू 1.5 से 2 साल का लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां जो भी कर रही हैं, जो नए चेंजेस ला रहे हैं अपने बिजनेस में, वो सब 1 से 1.5 साल के बाद ही नज़र आएंगे।
तो ऐसे में आपको उस कंपनी के साथ रहना चाहिए जिसने ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया और जिसके पास काफ़ी कैश है इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए। तो उसमें ये दो चीज़ों पे इन्फोसिस सबसे खरा उतरता है, इसलिए हमारा बाय कॉल इन्फोसिस पे बना हुआ है, क्योंकि वहाँ उन्होंने ये जो चेंज ऑफ बिजनेस मॉडल है ये पिछले 3-4 साल से, जब से मिस्टर सिक्का आए तब से शुरू किया था। और दूसरा, उनके पास कैश पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, तो उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो लीडरशिप होने की वजह से दे कैन विथस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के अगर व्यू से आप लेंगे तो इन्फोसिस एक अच्छा अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। ओके, चलिए, तो इन्फोसिस एक अच्छा शेयर हो सकता है। तो टेक्निकल कारण है आज की तेजी के पीछे। अच्छा, आप CLSA ने भी दरअसल कहा है कि उनको TCS और HCL टैक्स ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह से हम इस रिपोर्ट की बात भी कर रहे हैं और देखिए क्या तेजी बनी है आज सुबह से इन दोनों ही स्टॉक्स में। रजत, चार्ट देखकर कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता हो मोमेंटम जहां एक से ज़्यादा दिन चले, जो आप खरीदना चाहें? ये IT सेक्टर में कह रहे हैं कि नहीं, IT पैक की बात हो रही है सर। IT पैक में मुझको विप्रो ठीक लग रहा है। विप्रो इज दी ओनली काउंटर जो कि आज के दिन आप खरीदारी करके जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बोलना चाहिए, जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं वो नेक्स्ट डे उल्टा होता है। लेकिन फिलहाल प्योरली फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू विप्रोज मूवमेंट इज मच मोर एनकरेजिंग। HCL टेक के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये इसका मूवमेंट सबसे बेहतरीन था कुछ देर आगे तक। लेकिन अभी देखिए 31 मार्च के दिन जो 890 का हाई बनाया था, अभी उसी के आसपास आया। और ये अगर 890 के नीचे क्लोज कर दे और जो रिकॉर्ड वॉल्यूम आज दिखाया, मतलब ये एक टॉप इंडिकेट कर देगा। लेकिन वो चीज़ विप्रो में नहीं है। विप्रो का मूवमेंट बहुत ही रेगुलर है और हो सकता है कि कल आज का जो टॉप है वो दोबारा रीटेस्ट हो। इसीलिए खरीदारी करके अगर जाना है तो इसी को लेके जाइए। और इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के बारे में मैं बोलूँगा कि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे फिर से बिकवाली आने की पॉसिबिलिटीज है। दीज आर ओनली शॉर्ट टर्म व्यूज। हम कोहली साहब का इन्फोसिस जो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए कहा है उससे कोई विवाद नहीं करता हूँ। बिल्कुल। एडलवाइज ये वो स्टॉक है जो ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। ये बताइए वागले साहब, एडलवाइज इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? आज भी देखिए बाजार कमज़ोर है, लेकिन ये शेयर दिन के उच्चतम स्तर पर है। एक तो ब्रोकिंग कंपनियों की वैसी ही चांदी है, हर रोज़ नए उच्चतम स्तर छुए जा रहे हैं और ये स्टॉक काफ़ी बड़े HNIs का फेवरेट शेयर भी रहा है। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? हेमंत, पैटर्न एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। इमीडिएटली तो मैं कहूंगा कि ये 190 का एक छोटा रेजिस्टेंस है जो मुझे लगता है ब्रेक होगा। आज नहीं तो कल जैसे ही मार्केट सुधरेगा ब्रेक होगा, और जैसे ही वो ब्रेक होगा 215-220 तक की मूव क्या वो लेवल स्केल करेगा। तो मैं समझता हूँ ये थोड़े करेक्टिव मूव पे लिया जा सकता है, रफली 183-180 ये रेंज में। 175 का स्टॉप लॉस रखिए और जैसे ये 190 ब्रेक करता है और ऐड करिए और फिर 210-215 के लिए प्ले करिए। ये पोजिशनल व्यू है। दलजीत जी, सिंटेक्स को आपने ट्रैक किया है क्या? ये जो कारोबार इस समय लिस्टेड है बाजार में, टेक्सटाइल वाला पिछले कुछ दिनों से तो कमज़ोर प्रदर्शन दिखा रहा था और उसके बाद आज इसने थोड़ा सा बाउंस दिखाया है। कई लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं क्या करें सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में, क्या सलाह देंगे आप उन्हें? नहीं हेमंत जी, हमने सिंटेक्स को डिटेल कवरेज में नहीं लिया है, इसलिए रिफ्रेन करेंगे कमेंट करने से। नो प्रॉब्लम। और डेटा इतना ज़्यादा है नहीं कि मैं अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से इस बारे में सवाल पूछूं। चलिए तो फिर कुछ और शेयरों की बात करते हैं। वागले साहब, टायर कंपनियों का जिक्र तो हम कल सुबह भी करने वाले हैं। ये बताइए कोई BTST ट्रेड इसमें दिखता है क्या आपको? हेमंत, अपोलो टायर मेरे हिसाब से क्लियर आउट परफॉर्मर है। ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और स्विंग हाई जो कि लगभग 254 है वो ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है ये टाइम पे मैं अपोलो टायर्स के साथ ही जाऊंगा। ओके, तो अपोलो टायर के साथ जाना चाहेंगे। टाइटन, PC ज्वेलर्स, ये सब देखिए आज कमज़ोर हुआ और कल ऐसा लग रहा था कि इन्हीं शेयरों का दिन है, यही शेयर खरीद लेने चाहिए, लेकिन आज देखिए बिल्कुल इसका उलट हुआ है। कैसे लगते हैं फंडामेंटल्स दलजीत जी इनके? कल क्योंकि बड़े एग्रेसिव रिपोर्ट्स आ रही थी कि आज ही खरीद लीजिए कल मिलेगा नहीं, लेकिन आज करेक्शन हुआ है। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, CNBC आवाज़ के पास जानकारी आई है कि सरकार सोच रही है कि 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी पर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दे, बैन लगा दे। किस कंपनी को असर पड़ेगा इससे और इन शेयरों में आपका क्या व्यू बन रहा है?
देखिए हमारे हिसाब से ये सारे शेयर्स केवल टेक्निकल बाउंस बैक के लिए या ट्रेडिंग के लिए आप खेल सकते हैं। हम पोर्टफोलियो में इनको रखने की सलाह नहीं देते हैं और इसलिए हमारा कवरेज भी नहीं है किसी भी स्टॉक में इसमें से, एक्सेप्ट टाइटन पे हमारा पॉजिटिव व्यू रहता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ब्रांड प्ले बड़ा है। बट अगर हम ऐसे ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो जिस तरह कल ये मूव कर रहे थे, ऐसे लोग मान रहे थे जैसे कि सारे के सारे जो हमारे मोहल्ले के जो या मेन बाज़ार के जो छोटे ज्वेलर होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और सारे लोग केवल ये लिस्टेड प्लेयर्स में ही जाकर सोना चांदी खरीदना शुरू कर देंगे। मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो बाइंग बिहेवियर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। बाइंग बिहेवियर जो गोल्ड का होता है उसमें मुझे लगता है लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही दुकान से माल खरीदना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट फैक्टर। दूसरा जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग चार्जेस हैं, जो हिडन चार्जेस हैं, वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये बोलना कि बिकॉज जीएसटी आ गया तो अभी अनऑर्गेनाइज प्लेयर ख़त्म हो जाएंगे और सारा कुछ ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास आ जाएगा, आई थिंक इट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इनको कोई बेनिफिट होगा। ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी कि लोग सोच रहे थे कि 5 या 6% जीएसटी आएगा तो वो 3% आ गया, तो उतना पॉजिटिव है। लेकिन उसके लिए टाइटन को 20% मूव हो जाना चाहिए एक दिन में। मुझे लगता है कि इट वाज इरेशनल एक्सुबरेंस, तो शायद वो इरेशनल एक्सुबरेंस धीरे धीरे कम होगा। हमारे हिसाब से पोर्टफोलियो में हम इन स्टॉक्स को किसी को भी नहीं लेंगे। ट्रेडिंग के लिए आप चार्ट्स की बेसिस पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, तो ट्रेडिंग मूव्स इसमें समय समय पर मिलते रहते हैं, वहाँ पर आपको मौके ढूंढने चाहिए। चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं चर्चा में। टंडन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताइए, बाजार ने आज भी खुलते ही 9700 के स्तर को छुआ, नए लाइफ टाइम हाईज लगातार लग रहे हैं मार्केट में। थोड़ा सा कॉशियस होने का वक्त है या फिर तेजी करनी चाहिए, गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? सर, आपका व्यू क्या है? ये थोड़ा सा नहीं, बहुत कॉशियस होने का वक्त है, लेकिन ये वक्त काफी दिन से चलता आ रहा है और उसके बावजूद बाजार चलता जा रहा है। तो आपको ये सोचना है कि आप मोमेंटम खेलना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको फंडामेंटल्स देखना है तो शायद ही आपको गिने चुने शेयर मिलेंगे, और वो भी फ्रंट लाइन में तो शायद ही कोई भी मिले जहां पर ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप उसको पकड़ के रखें। अगर आपका व्यू 3 साल से कम का है, 3 साल से आगे कुछ भी हो सकता है, तो उतनी ग्रोथ शायद आ जाएगी 3 साल में कि आज के वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं ये जो आईटी कंपनियों में आज खरीदारी आई है? ये टेक्निकल कारण है या आपको लगता है कुछ फंड मैनेजर्स जिनके पास पैसा है और कुछ खरीदना है तो वो आईटी कंपनियां शायद खरीद रहे होंगे? इस मूव को आपने कैसे रीड किया? आईटी फिलहाल देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत सस्ता हो चुका है, क्योंकि ग्रोथ ना भी समझ के चलें तो भी महंगा नहीं है शेयर। अब सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें ग्रोथ आएगी और कब तक आएगी, कितनी आएगी। तो उसमें छोटी कंपनियों में शायद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ग्रोथ, जो स्पेशलाइज कंपनियां हैं कुछ हद तक, उसमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा है बनस्बत बड़ी कंपनियों की। लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन इस लेवल पे आ गए हैं कि यहाँ से गिरावट तो कम से कम बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपने जो बात कही ना शुरुआत में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़्यादातर लोग हमसे बात करते हैं तो यही कहते हैं कि बाजार बहुत तेज़ी से दौड़ लगा चुका है, करेक्शन होना चाहिए। आपके लिहाज से अगर होना चाहिए तो कितना करेक्शन होना चाहिए बाजार में? देखिए, पूरा इंडेक्स के ऊपर कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोई भी क्षेत्र देखें तो जो एक ही क्षेत्र है जो जिससे ज्यादातर बाजार में बढ़त आई है वो है कंज्यूमर ओरिएंटेशन। भले वो एनबीएफसी हो, बैंक्स हो या एफएमसीजी में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, ये सब में आप देखें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर जो कहा जाता है उसमें 30 to 60 टाइम्स वैल्यूएशन चल रहा है इसको, और उसके बावजूद लोग कहते हैं कि इसको आप खरीद लें। तो अगर करेक्शन अगर आप चाहते हैं तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12-15% से ऊपर है तो कम से कम कई शेयरों में कम से कम आधा होना चाहिए। अब वो अलग बात है कि ये शेयर ऑब्वियसली उसमें गिरेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, स्पेशली कंज्यूमर क्षेत्र, जहां पे वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा चढ़ गई है। और अगर आपको मार्केट वैल्यूएशन फिर भी ठीक ठाक लग रही है, वो इसलिए है क्योंकि कमोडिटी क्षेत्र में हमेशा वैल्यूएशन कम रहती है, तो कंपोजिट वैल्यूएशन जो है अभी भी ठीक लग रही है। चलिए, तो ये रहा है बाजार पर और काफ़ी सारे सेक्टर्स पर। लेकिन एक कंपनी जो काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो रही है वो है टाटा मोटर और इसका डीवीआर। ज़्यादा कमज़ोर चार्ट्स पर बताइए वागले साहब, क्या नज़र आ रहा है आपको इन दोनों में? हेमंत, वीकनेस तो है, थोड़ा करेक्टिव मूव और एक्सटेंड होगा ये मैं मानता हूँ। और बिटवीन द टू में टाटा मोटर्स एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, वैसे दोनों साथ में ही जाते हैं,
मुझे लगता है ये 470 472 का एक क्रूशल सपोर्ट टाटा मोटर्स ने ब्रेक किया है और मेरे हिसाब से 445 448 तक के नीचे जा सकता है। यहाँ से भी 3 से 4% की डाउनसाइड मूव आ सकती है। बिल्कुल, अब तो ये राय टाटा मोटर्स के डीवीआर पर। डाउ जोन्स भी देखिए फ्यूचर्स जो दिखा रहा है वो कमज़ोरी की तरफ ही इशारा कर रहा है। अच्छा, रजत बोस जी कुछ देर पहले कह रहे थे 9634 ये टूटे तो और दिक्कत हो सकती है, और अब आप देखिए मार्केट ने दिन का नया निचला स्तर छू लिया है। तो बाजार आज साफ तौर पर प्रेशर में, और ज़्यादातर समय हमने लाल निशान में ही बिताया है। चलिए आपको जल्दी से बता दूं फिर STBT BTST आइडियाज़ क्या हैं। जय ठक्कर अंदाटी सिक्योरिटीज़ के कह रहे हैं कि आपको HDFC बैंक खरीद कर जाना चाहिए। 1680 के टारगेट्स हैं। 1619 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। महानगर गैस खरीदने की बात भी उन्होंने कही है, उनका टारगेट है 1023 का। 975 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। किरण यादव की राय भी आपके सामने। अडानी एंटरप्राइजेज आज का बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर, कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ये राय है उनकी। 137 के टारगेट, 123.50 का स्टॉप लॉस। और TCS में भी वो मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं। 2750 तक के टारगेट्स कल के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। 2680 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। रजत जी, मैं मानकर चल रहा हूँ आपके STBT आइडियाज़ ज़्यादा होंगे, फिर बताइए सर। एक STBT है और एक BTST है। STBT जो है CESC है, वो मैं 906 रुपया 50 पैसा के ऊपर में स्टॉप लगा के 889 889 और 883 ये दोनों टारगेट मान के सेल कॉल दे रहा हूँ। और अंबुजा सीमेंट ये 232 से लेके 200 मतलब 230 से 232 ये रेंज इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो 232 रुपया 80 पैसा में एक स्टॉप लगा के 238 239 रुपया 50 पैसा एक छोटी सी बाउंस इसमें कल आएगा, ऐसा सोच के, क्योंकि इन दिनों में देखिए जो बहुत बढ़ता है वो नेक्स्ट डे वो सेक्टर फिर कुछ रिकवर कर लेता है, जो बहुत गिरता है वो रिकवरी होगा, वही सोच के ये कॉल दे रहा हूँ मैं अंबुजा सीमेंट। ठीक बात है। चलिए, तो आज गिरा है, इस पर हम बात भी करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि ये सेक्टर कैसा लगता है। आज खबरें आई थी कि 10 से 20 रुपए प्रति बोरी जो है दाम दिल्ली NCR में ACC अंबुजा ने घटाए हैं और इसके चलते इन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला है। लेकिन बागले साहब, पहले आपसे जानना चाहता हूँ BTST STBT आइडियाज़ बताइए। हेमंत, मेरे दोनों BTST है। पहला होगा अपोलो टायर जिसकी हमने बात की, 253 का स्टॉप लॉस होगा, 264 का टारगेट होगा कल। और दूसरा होगा अपोलो हॉस्पिटल्स जिसमें भी मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, 1295 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1341। चलिए, तो इन पर नज़र रखिए। और मेट डिपार्टमेंट पे हमारी नज़र है। देखिए, मेट डिपार्टमेंट के आज जो मानसून को लेकर बयान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक बार चलते हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं और देखते हैं मानसून की चाल में कोई दिक्कत तो नहीं। Scenario for monsoon, we have upgraded all India figure from 96% to 98% of the long-term average for the 4 months of June, July, August, September of 2017. And with respect to that, error will be in the range of ±4. That means 98 ±4 is the updated seasonal quantum of the rainfall predicted by the India Meteorological Department. On the region wise, also 4 homogeneous regions we issue the expected rainfall quantum for the 4 seasons. Here again, central India, we expect that 100% of the long-term average should be received, expected to be received, and peninsular India also 99% of the quantum is expected to be received, whereas on northwest India and northeast India, about 96% of this seasonal quantum is expected to be received. These calculations have the error bar of ±8%. On the monthly rainfall scenario for July and August, we give in the second update. Country is expected to receive about 96% of long-term average in the month of July and 99% in the month of August, with a error bar of ±9%. So briefly, this is the summary of the updated bulletin of the monsoon, and we expect that distribution should be very good with that, in terms of the region-wise distribution and quantums assessed by the system. Thank you. August how much? August is 99%. चलिए, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। जो उन्होंने पूर्वानुमान लगाए गए थे उसी के साथ आगे बढ़ते हुए, और डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया रहने वाला है मॉनसून का। सीमेंट कंपनियां, जी हाँ, इसकी हम बात कर रहे थे। टंडन साहब, कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी जी से हम बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि सीमेंट कंपनियों ने मनमाने तरीके से दाम बढ़ा लिए।
अब हम उनकी एक बैठक बुलाएंगे और बैठक बुलाने के बाद अब देखिए सीमेंट कंपनियों ने दाम घटाने शुरू किए हैं। इस सेक्टर पर आपका व्यू और इस इवेंट पर भी आपकी राय जानना चाहता हूं सर। देखिए, दाम तो ऑब्वियसली अनसस्टेनेबल लेवल पे थे, क्योंकि जिस तरह की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और डिमांड ग्रोथ जो हो रही है, उससे ये कोई संकेत नहीं था कि सीमेंट के दाम इतने होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू करना है तो ऑब्वियसली हायर प्राइस थोड़ा कम वॉल्यूम भी चलेगा सीमेंट कंपनियों के लिए, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जो कि हमने देखा पिछले साल भी इतने के बावजूद 3% की बढ़त हुई पूरी वॉल्यूम में और उसके बावजूद प्रॉफिट काफ़ी बढ़ चुके थे। हालांकि पिछले 3 महीने में शायद थोड़े से कंप्यूट थे क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ गए। आगे जाके यही बहुत नजर आ रहा है कि अगले कम से कम साल भर के लिए यही चीज बरकरार रहेगी कि वॉल्यूम थोड़े से सबड्यूट रहेंगे। हालांकि शायद इस साल बेटर रहे पिछले साल से, क्योंकि ऑर्डरिंग ज्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जो एग्जीक्यूशन है शायद ज्यादा होने की उम्मीद है। ओवरऑल 2-3 साल का लेके चले तो ये क्षेत्र अभी थोड़ा सा बेटर लगता है। इसमें भी छोटी कंपनियां जो रीजनल प्लेयर हैं वो शायद बेटर परफॉर्म कर सकती हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि उनका वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी ठीक बात है। तो मिड कैप कंपनियों में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है सीमेंट पैक के भीतर भी और आईटी पैक के भीतर भी, ये राय निकल कर आ रही है अनंत टंडन साहब की। टंडन साहब, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप वागले साहब, दलजीत सिंह कोहली साहब, रजत बोस साहब, ये हमारे सारे के सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब आप देखिए मॉनसून की जो भविष्यवाणी थी वो सामने आ चुकी है, तो यहाँ से कोई चिंता की बात सामने नहीं निकल कर आ रही है। अनुमान जो है वो उन्होंने बढ़ाया है, घटाया नहीं है, और ये बाजार को बात पसंद आनी चाहिए। पीवीआर लेकिन एक स्टॉक है जो अचानक से आज कमज़ोर हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रजत जी दिखा चुका है, आज अचानक से गिरावट देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए बताइए, पीवीआर पर अपना व्यू भी दीजिए। देखिए, पीवीआर इज ऑलरेडी इन अ डाउन ट्रेंड कई दिनों से, मतलब पूरा मई के महीना ये ऊपर में 1650 के आसपास से अभी 250 रुपया गिर चुका है। ये रेंज जो है ये 1300-1400 से लेके मत लीजिए कि 1350 तक एक सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन टूट जाने से फिर नीचे जाएगा, नहीं तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक होने की गुंजाइश है। बट आज के दिन जो गिरा है, कल उम्मीद कीजिए कि थोड़ा सा और वीकनेस रहेगा, बट हम 1350 टूटेगा मेरा उम्मीद कम है, तो बोलूँगा कि इससे नीचे जाए तो एक छोटी सी स्टॉप आपको लगाना पड़ेगा 1350 के नीचे, और फिर एक बार खरीदारी कर सकता है, जिसमें कि आप 1450 तक एक पुल बैक रैली की उम्मीद करके वो खरीदारी कर सकते हैं। दलजीत जी, आपका कोई व्यू है इस एंटरटेनमेंट सेक्टर पर? जीएसटी की जब से दरें सामने आई तब से थोड़ा सा प्रेशर में रहा ये स्टॉक। ओके, दलजीत जी दिख तो रहे हैं लेकिन शायद उन तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही। कोई बात नहीं, चलिए इस सेक्टर पर हमारी नज़र रहेगी, आगे क्या सुधरता है या फिर और बिगड़ता है। बहरहाल डिश टीवी ये एक और स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है। पूछता हूँ वागले साहब से, इसके चार्ट्स कैसे नज़र आ रहे हैं? वागले साहब बताइए। वागले साहब तक आवाज नहीं स्टॉक रिपीट करेंगे? डिश टीवी सर। हाँ हेमंत, डिश टीवी का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। बॉटमिंग फॉर्मेशन एट अ लेवल ऑफ अराउंड 80-81 के आसपास होने की संभावना लगती है, लेकिन और भी मुझे थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। 88 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो ये 95-96 तक जा सकता है। तो एज अ ट्रेड मैं ज़्यादा कंफर्टेबल 88 के बाद ही लेने के लिए, मतलब बाय करने के लिए रहूँगा। फिलहाल मैं वेट करूँगा। ओके, चलिए ये रहा डिश टीवी पर। दलजीत जी जुड़ चुके हैं अब। दलजीत जी बताइए, एंटरटेनमेंट सेक्टर पर आपका व्यू, डिश टीवी पर व्यू बताइए। ये तो कंपनी आपके रडार पर है, ये तो ट्रैक करते हैं सर, और पीवीआर पर भी बताइए। डिश टीवी पे तो हमें पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये कंपनी ने कभी परफॉर्म नहीं किया है पिछले कई सालों से। हम 8-10 साल से देखते आ रहे हैं और वो पेरिनियल प्रॉब्लम में है। सब कुछ इनके फेवर में हो चुका। जो हमने सोचा था कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी पुश आएगा, जो कंपलसरी आपको कैश लगाना पड़ेगा, वो सब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इनके नंबर्स में कभी सुधार नहीं आया। तो पता नहीं वो कहाँ क्या मिस होता है, या तो कुछ बिजनेस करने के तरीके में प्रॉब्लम है या फिर वो रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है। अपने को नंबर्स में कभी दिखता नहीं है, इसलिए हम डिश टीवी को नहीं खरीदते हैं। पीवीआर में मुझे लगता है कि
इसको एंटरटेनमेंट से ज़्यादा FMCG या फिर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो उनका एक्चुअल कमाई होती है वो बेवरेजेस से होती है। जो मूवी से होती है वो तो टिकट की जो कमाई है वो उतनी नहीं है जितना ज़्यादा कि वो बेवरेजेस और खाने पीने से कमाते हैं। और वहाँ पर PVR ने बहुत अच्छा अपना जो एक नाम भी बनाया है और एक लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट किया है, तो वो उनको फ़ायदा दे रहा है। अभी वैल्यूएशन वाइज हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमने इसको कवरेज में अपने नहीं लिया है, तो हम टारगेट प्राइस नहीं दे सकते, बट मुझे लगता है कि डिप्स में इसको देखने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव हो सकता है। ओके, अच्छा SBI के QIP को आपने किस तरह से रीड किया? आज स्टॉक ने बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दिखाया, खुला ज़रूर मजबूत, लेकिन देखिए धीरे धीरे बाजार बंद होते होते फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में जाने के लिए SBI तैयार हो रहा है। बड़ी फंड रेजिंग करी है LIC ने, आज करीब 6-7 हज़ार करोड़ रुपए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें डाले हैं। दलजीत जी, SBI फंड रेजिंग तो हो चुकी, सब कुछ निकल गया, अब शेयर खरीदना चाहेंगे SBI या नहीं? बिल्कुल खरीदना चाहेंगे। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में केवल 2 ही बैंक, एक SBI और BOB हमारे बाई रेटिंग में हैं। हमें लगता है कि ये जो फंड रेजिंग हुई है ये बहुत अच्छे टाइम पे हुई है और बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए देखें तो कैपिटल तो उनके लिए रॉ मटेरियल है। तो ये जब अगर इतनी हैवी कैपिटल आई है तो जो इनके पास आगे ग्रोथ के इश्यूज थे या फिर ऐसा जो डाउट हो रहा था कि ये NPA की वजह से आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ कैपिटल कहाँ से लाएंगे, सरकार के पास पैसा है नहीं तो कहाँ से लाएंगे, तो आई थिंक ये जो इन्होंने सही समय पे पैसा उठा लिया है, भले ही डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आज की डेट में नहीं है, लेकिन अच्छा किया है जो पैसा उठा लिया, तो ये आगे चल के ग्रोथ में काम आएगा। मुझे लगता है कि बहुत सही समय पे स्टेप लिया है और SBI आगे चल के काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। बहुत सारी NPA की इश्यूज इन्होंने ऑलरेडी रिजॉल्व किए हैं, हालांकि अभी भी बहुत पेन बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा चुका है। तो आने वाले समय में जब इकोनॉमी पिक होगी तो SBI विल बी अ बिगर बेनिफिशियरी, तो हमारे बाई कॉल रहेगा SBI पे। बिल्कुल, तो दिग्गजों के साथ चलिए, मिड कैप्स में जो कमज़ोर क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहिए। तो आप सोचोगे मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने रखता हूँ वो सूची आज के एक्सीडेंट्स। ब्लिस GVS फार्मा 20% का अपर सर्किट के साथ ये जाकर समाप्त हो रहा है। अब देखना होगा कितने और, माफ कीजिएगा, लोअर सर्किट के साथ समाप्त हो रहा है। अब देखना होगा कितने और लोअर सर्किट्स यहाँ लगते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमने देखा था वीडियोकॉन में लोअर सर्किट्स लगना शुरू हुआ था और देखिए आज तक वो शेयर लोअर सर्किट पर लगा हुआ है। तो आज का एक्सीडेंट ब्लिस GVS फार्मा है, आज का एक्सीडेंट हब टाउन है। भारत वायर रोप्स IPO के समय से लगातार कमज़ोर प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक। नितिन फायर प्रोटेक्शन हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहता है इस कंपनी पर भी, देखिए आज ये भी लोअर सर्किट लगाकर बंद होने की तैयारी करता हुआ। तो काफ़ी सारी कमज़ोर क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जो खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के दिन, और ये हैं आज के एक्सीडेंट्स। इनका जिक्र भी करना ज़रूरी होगा, बाजार बंद होने की तैयारी में है। और आप देखिए 118 अंक नीचे सेंसेक्स जाकर समाप्ति दे रहा है और 9650 के नीचे जाकर निफ्टी क्लोज हो रहा है। तो 2 दिनों तक हमने ज़रूर 9650 के ऊपर जाकर समाप्ति दी, लेकिन आज देखिए थोड़ी मुश्किल हो रही है बाजार को ऊपर जाने में, क्योंकि कोई बड़ा सेक्टर नहीं है जो मदद कर रहा हो। बैंकिंग सेक्टर देखिए कमज़ोर है और फार्मा सेक्टर में ITC जैसे हैवी वेट्स भी नीचे की तरफ आज प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एकमात्र सेक्टर है IT सेक्टर जिसने अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाया, जिसके चलते हम 9600 को होल्ड कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट देखेंगे तो आप समझेंगे कि IT सेक्टर अगर आज साथ नहीं दे रहा होता बाजार का तो दरअसल 9600 होल्ड करना भी मुश्किल होता है। ये देखिए 36 अंक का कंट्रीब्यूशन आ रहा है TCS, इन्फोसिस, HCL टेक से मिलाकर, और 36-37 अंक ही दरअसल आज निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो ये अगर सपोर्ट नहीं देता तो बाजार आपको और नीचे दिखता, 9600 के नीचे दिखता। मिड कैप स्टॉक्स ने थोड़ा सेकंड हाफ में संभलने की कोशिश करी है, लेकिन आज ये कमज़ोर है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर। एक सेक्टर जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई वो साफ तौर पर आज का सेक्टर ऑफ द डे तो टायर ही रहेगा। सेकंड हाफ में कमज़ोर बाजार में स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। अपोलो टायर में 4% की तेज़ी देखी गई। JK टायर हो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ हो, सीएट हो,
सारे के सारे शेयर देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाकर आज समाप्त हो रहे हैं। और दूसरा सेक्टर साफ तौर पर आईटी सेक्टर होगा, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। बॉम्बे डाइंग में कल की तेजी आज भी बरकरार है। रिलायंस कैपिटल ने थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखाया एडीएजी पैक में, बाकी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। और कल का स्टार सेक्टर ज्वेलरी सेक्टर में आज जमकर कमजोरी देखने को मिली है। टाइटन देखिए 5% के कट के साथ बंद होने की तैयारी करता हुआ, पीसी ज्वेलर्स में भी गिरावट, टीवीसी तो ज़्यादा गिरा है और ये दौड़े भी उसी हिसाब से थे और आज देखिए यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा सेक्टर है रियल एस्टेट पैक। देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 3-3.5% नीचे जाकर बंद हुआ है। बाकी रियल एस्टेट शेयरों के लिए भी आज का दिन काफ़ी मुश्किल भरा था। डेट वाली कंपनियां जहां रिवाइवल के संकेत पिछले कुछ दिनों में बाजार ढूंढ रहे थे, अब आप देखिए यहाँ पर भी आज थोड़ी सी कमजोरी देखी गई है। जेपी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स 3-3.5% नीचे जाकर बंद हुए हैं। हाई से नीचे जाकर एसबीआई ने भी समाप्ति दी है और पीएनबी में ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली है। अब देखना होगा बाकी के पीएसयू बैंक्स किस तरह से कैपिटल रेज करते हैं, यह बड़ा सवाल। सिंटेक्स आज थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स, पेज इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट हॉजरी स्टॉक्स ने आज के दिन अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बाजार बंद हो रहा है। रजत जी से एक बार फटाफट पूछ लेता हूँ कि आज की क्लोजिंग उनको किस तरह से नजर आई। रजत जी आप कह रहे थे 9634 टूट जाए तो थोड़ी दिक्कत होगी, अब देखिए समाप्त हुआ है 9638 के आसपास। आज की क्लोजिंग को आपने किस तरह से रीड किया सर? रजत जी लगता है नहीं अब हमारे साथ। चलिए पूछता हूं आज की क्लोजिंग को किस तरह से रीड किया, वागले साहब बताइए। हेमंत इतना ज़्यादा नेगेटिव मैं अभी भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये सपोर्ट एरिया है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्का है कि 97, 97, 20, 30 वो लेवल्स पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी आई है और शायद वापस आने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ 9600, 9750 ये रेंज में ही हम थोड़ा समय बिताएंगे और स्टॉक स्पेसिफिक मूव विद अ पॉजिटिव बायस, ये मेरा व्यू होगा। सही बात है, कंसोलिडेशन हो रहा है इतनी बड़ी तेजी के बाद। देखिए आज भी हमने लाइफ टाइम हाईस तो लगाई हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। 9700 का स्तर हमने जरूर छुआ और उसके नीचे जाकर समाप्ति हुई, लेकिन 9600 नहीं तोड़ा, ये एक अच्छी संकेत है। और अभी भी कई सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस नोट पर लेंगे अपने एक्सपर्ट से विदा। दलजीत जी, वागले साहब, रजत जी, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिरी सौदा में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आगे नेहा लेकर आएंगी मार्केट टॉप 20। नमस्कार।